दोस्तों, आज पेश है मनोज कॉमिक्स की पत्थर की राजकुमारी। ये कवर चित्र है इसका। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी समय एक गांव में रजनीकांत नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पास कोई काम धंधा न होने के कारण दोनों माँ बेटे बहुत ही गरीब में दिन काट रहे थे। एक दिन में दो समय का भोजन उन्हें कभी कभी नसीब होता था। एक दिन बूढ़ी अपनी माँ बेटे से बोली, बेटे तुम अब बस मुझे कुछ ही दिन की मोहलत दो, लेकिन तेरा भविष्य सोचकर काँप उठी हूँ। बेटा, मैं अब बस कुछ ही दिन की मोहलत हूँ, लेकिन तेरा भविष्य सोचकर काँप उठी हूँ। पता नहीं मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा। न कोई काम न धंधा, कैसे गुजर बस करेगा तू। मैं तुम्हारे मन की बात समझ रहा हूँ माँ, लेकिन मैं क्या करूं। लाख कोशिश करने के बाद भी मुझे बस इस गांव में कोई काम धंधा नहीं मिला। तो तू शहर क्यों जाकर काम धंधा क्यों नहीं ढूंढता। यहाँ रहकर तू जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, और तू दूसरों के झूठे बर्तन मांझकर भला किसी खिलाती रहूंगी। तू ठीक कहती है माँ। मैं कल ही शहर चला जाता हूँ और वहीं कोई काम धंधा तलाश करता हूँ। और दूसरे दिन वह अपनी माँ के आशीर्वाद लेकर थोड़ी बहुत रूखी सूखी रोटी और एक कपड़े में बांध कर किसी काम धंधे की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। उसे बहुत जोरों से भूख सताने लगी। वह गर्म मार्ग में पड़ने की एक नदी के किनारे रोटी की पोटली खोल कर बैठ गया। खाने के बाद थोड़ा आराम करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। दो तीन रोटियां खाने के बाद उसने जैसे ही नदी में पानी पीना चाहा कि दृष्टि कुछ दूर तैरती किसी वस्तु पर पड़ी। अरे क्या है। और रजनीकांत ने तुरंत ही नदी में तैरता हुआ उस वस्तु के निकट पहुंचा। ओह, यह तो कोई लोटा है, परंतु इसका मुंह क्यों बंद है। फिर उसने जैसे ही वह लोटा खोला, अरे इसमें से धुआं कैसा निकला। और घबराहट में लोटा उसके हाथ से छूट गया। ओह हा। अरे बाप रे राक्षस। मैं तुम्हें बहुत खुश हूँ नौजवान। लो ये अंगूठी रख लो। जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो, इस अंगूठी को अपनी हथेली पर घिस देना। तुम्हारी हर मुसीबत को आसान कर दूंगा। लेकिन भाई, तुम हो कौन। इस लोटे में कैसे कहते। मेरा नाम लोटा लाट मलोटा है, और मैं इसी अंगूठी का जिन हूँ जो मैंने तुम्हें दी है। अपने नाम के मुताबिक हर काम को टाल मटोल कर किया करता हूँ। इसलिए मेरे गुरु ने मुझे इस उद्दंडता के लिए कुपित होकर वर्षों पहले मुझे धुआं बनाकर इस लोटे में कैद कर दिया। लेकिन आज तुम्हारी कृपा से मैं आज़ाद मिल गई। तुम्हारी यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अंगूठी हाथ में लिए रजनीकांत कुछ क्षणों के तक ठगा रहा, फिर अंगूठी उंगली में डाल शहर की ओर चल पड़ा। अगले दिन भोर की किरणों फैलने के साथ ही वह एक नगर में पहुंचा। श्रीमान जी, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिलेगा। ना भाई, मेरे पास पहले ही कोई काम ना है, लेकिन तुम चाहो तो एक काम बता सकता हूँ। तुम जैसा नौजवान ही इस काम को कर सकता है। यदि काम करने तुमने कर दिया तो पूरा जीवन आनंद से गुजरेगा। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तैयार हूँ। तो सुन, हमारे राजा की बेटी चंद्रमुखी को एक माह पहले अचानक रहस्यमय ढंग से पत्थर की बन गई। यदि उसे पुनः जिंदा कर सको तो महाराज न केवल अपनी बेटी से विवाह तुमसे कर देंगे और आधा राजपाट भी देंगे। लेकिन एक बात तो ध्यान से रखना, यदि राजा यह काम पूरा कर कर तुम पत्थर की राजकुमारी को जीवित न कर पाए तो अन्य लोगों की तरह तुम्हें भी मौत के घाट उतार देगा। ओह, तब तो इस काम में हाथ डालना मौत से हाथ हथेली पर रख कर चलना हो के समान है। सोच लो भाई,
तुमने काम पूछा, मैंने तुम्हें काम काम बता दिया। अब करना या ना करना तुम पर निर्भर करता है। कहकर दुकानदार अपने काम में जुट गया। और रजनीकांत सोच में आगे बढ़ गया। यदि मैं माँ का ख्याल ना होता तो मैं ज़रूर राजकुमारी को पत्थर का बनाने के रहस्य जानने की कोशिश करता, लेकिन पहले मैं सफल ना हो उसका तो इस स्थिति में मेरे मरने के बाद माँ का क्या हुआ। रजनीकांत सारा दिन उस नगर में काम ढूंढता रहा, मगर उसे काम न मिला। थक हार कर शाम को वह सुनसान स्थान पर तालाब के किनारे जा बैठा और तालाब में स्वच्छ जल देखकर अचानक ही उसे जोर की प्यास लगी। लेकिन जैसे ही पानी पीना तो चुल्लू उसने उंगली में अंगूठी पड़ी थी। आह, जिन की दी हुई अंगूठी है तो बिल्कुल भूल गया था। पत्थर की राजकुमार का रहस्य जानने के लिए उसकी मदद लूं। पानी पीना भूल राजकुमार रजनीकांत ने अंगूठी को उंगली में हथेली पे घिसते ही, हाँ, मुझे क्यों याद किया मेरे दोस्त। जिन महाराज मुझे राजकुमारी को पत्थर की बना जाने का रहस्य एवं उसके जीवित करने का उपाय बताइए, ताकि मैं उसे ठीक करके अपनी माँ के साथ आनंदपुर रह सकूं। जिन ने चुप सा करके थोड़ी देर को सोचा, फिर बोला, सुनो दोस्त, आज एक माह पहले राजकुमारी अकेली शिकार खेलने जंगल में गई थी। शिकार खेलते खेलते भटक गई। भटकते भटकते रात हो गई। रात को एक खंडर में बनी हवेली में पहुंची, उस जंगल में मौजूद थी। ये फिर वो यह मैं कहाँ पहुंच गई। उस स्थान पर बहुत डरावना मालूम पड़ता है, लेकिन आज रात तो यहाँ काटना के अलावा कोई चारा नहीं है। उस हवेली में 50-50 का डेरा था, और जो अब भी है। अतः जैसे कैसे राजकुमारी घोड़े से उतरकर हवेली के भीतर प्रविष्ट हुई, 50 ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। आह, जो उफ, इसे कैसे जान बचाऊं। फिर इससे पहले कि राजकुमारी निमटने का कोई उपाय कर पाती, उसने अपनी 50 शक्ति से 50 बना दिया। आह जी। और इसके बाद उन्हें उसके सामने सुंदर बनाकर राजमहल वापस भेज दिया। और लेकिन मार्ग में यह भी तालाब के किनारे पहुंची और उसे जोर से प्यास लगी। वह उस तालाब से पानी पीकर राजमहल के अपने कदम पहुंचे, परंतु दूसरे दिन बिस्तर से उठ खड़ी होने से पहले ही पत्थर की हो गई। हाय, यह क्या, मेरी बेटी कैसे अचानक पत्थर की कैसे बन गई। ओह महाराज, लगता है किसी ने हमारी बेटी का जादू कर दिया। और मंत्री की बात सुनकर राजा तुरंत बोला, मंत्री जी, तुम तुरंत मर्यादा करवाइए। जो कोई सदस्य सुलझाएगा, हमारी बेटी को अच्छा कर देगा, उसे आधा राजपाट और अपनी बेटी के साथ सेवा वाह भी कर देंगे। जो आज्ञा महाराज। सब कुछ जानने के बाद जिन चुप हो गया। यहाँ तक तो पूरी कहानी मेरी समझ में आ गई, लेकिन यह बताया नहीं राजकुमारी अचानक पत्थर की कैसे बन गई। उस तालाब के ही इसका पानी का जो पीता है वह दूसरे दिन पत्थर का हो जाता है। यह तुम्हारा भाग्य है कि तुम पानी पीना भूल गए और अंगूठी रगड़ते बैठ गए और बच गए, वरना तुम भी यहीं पत्थर के बुत बने होते। ओह अच्छा जिन महाराज, अब यह बताइए राजकुमारी को पुनर्जीवित कैसे करूं। इसी तालाब का पानी छिड़कने से वह पुनर्जीवित हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना वह तालाब रात को ही दिखाई देता है, सुबह होते ही होते रेत का टीला बन जाता है। इतना कहकर जिन गायब हो गया और रजनीकांत की आंखों में आश्चर्य से खुली रह गई। उसके लिए तो यह परियों की कहानी जैसा समान थी। बचपन में दादा नानी सुनाती हैं। कुछ देर बाद अपने आश्चर्य को काबू पाता हुआ पोटली में बंदी बाकी बची खुची रोटी खाकर बिना पानी पिए एक पेड़ के नीचे सो गया। और दूसरे दिन भोर होते ही वह राजमहल में पहुंच गया और राजा के दरबार लगा था, परंतु राजा समेत वहां मौजूद सभी उदास और गंभीर थे। महाराज की जय हो।
राजा ने सिर उठाकर देखा, सामने मैले कुचले कपड़े पहना एक गरीब लड़के को देखकर आगुला हो गया। ये बदतमीज कौन है तू? तुम यहाँ से दफा हो जाओ, जानते नहीं हमारा दरबार है, हमारे दरबार में किसी गंदे वस्त्र पहन के आना नहीं मना है। मैं आपकी इस क्षमा पर माफ़ी चाहता हूँ महाराज, दरअसल मैं इस नगर में बिल्कुल अजनबी हूँ। परंतु महाराज इस समय आप मेरे कपड़े पर ध्यान न दीजिए, मेरी बात पर ध्यान से सुनिए। वैसे भी राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बन जाने से रहस्य जान लिया है और आपको यह बताने आया हूँ, उन्हें ठीक कर सकता हूँ क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, राजकुमारी ने एक मायावी तालाब का जल पीने से पत्थर की बन गई। यदि उस तालाब का जल उस पर छिड़का जाए तो तुरंत वाली चंगी हो जाएगी। जब तुम जल्दी से हमें उस तालाब का पता बताओ। यदि तुम्हारी बात की सच्ची निकली तो हम अपना घोषित वचन निभाएंगे। रजनीकांत ने तुरंत तालाब का पता दिया और बोला, महाराज वह तालाब उसी स्थान पर रात को केवल दिखाई देगा। इस समय उस स्थान पर रेत का टीला खड़ा होगा। ठीक है, हम रात को ही उस तालाब से पानी मंगाते हैं, लेकिन तब तक तुम हमारे महल में ही नज़रबंद रहना होगा। यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें अन्य की तरह मौत की घाट उतार दिया जाएगा। और महामंत्री जी ले जाइए और हमारे शाही मेहमान खाने में नज़रबंद कर दीजिए जी, बेहतर महाराज। और उधर जब राजकुमारी तालाब का जल लाख राजकुमारी पर छिड़का तो तुरंत ही जीवित हो गई पिताजी मेरी सुंदर बेटी चंद्रमुखी। और उधर राजकुमारी ठीक होने की खबर में पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई और घर घर मिठाइयाँ बांटी जाने लगी। और कुछ ही दिन बाद राजा ने अपने वायदे अनुसार रजनीकांत का आधा राजपाट दे दिया और अपनी बेटी चंद्रमुखी का विवाह उसके साथ धूमधाम से कर दिया। और जब रजनीकांत ने राजा बनकर अपनी माँ को अपनी पत्नी चंद्रमुखी के साथ आनंदपूर्वक गुजरने लगा, माँ तू इतनी जल्दी बता यह सब वह प्राप्त कर लेगा, यह तो मैंने सपने में नहीं सोचा था। माँ यह सब अंगूठी का कमाल है। माँ सुनकर तुम्हें बताता हूँ। और रजनीकांत ने माँ को अंगूठी संबंधी सारी बात बता दी। और कुछ दिन तक राजा महल में सुख शांति से छाई रही। फिर उसके महल में अनहोनी घटनाएं घटने लगी। रोज़ रोज़ वहाँ कोई सुंदर युवती गायब हो जाती, कभी महल में भय फैलने लगता, कभी घटनाओं में रजनीकांत भी परेशान हो उठा, जिनकी दी गोठी बिल्कुल भी ध्यान न रहा। अब यह रहस्य जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा, वरना प्रजा में अशांति फैल जाएगी। और रात को रजनीकांत बिस्तर पर सोने का बहाना करके लेट गया और चंद्रमुखी इसी कमरे में सोई है, परंतु बहुत गहरी नींद में है। आज उसकी रात को जगाकर मैं जाकर निगरानी करूँगा, मुझे इस हरकत पीछे किसी शैतान का हाथ है। और रात को 2 बजे रानी चंद्रमुखी अपने बिस्तर से उठी और तेजी से उसका रूप बदलने लगा और वह चौंका, हाय उफ, यह तो क्या हो गया रानी, हमारी रानी को। देखते ही देखते रानी पिचासनी के समान भयंकर और डरावनी दिखाई देने लगी। उसका यह रूप देखकर एक बार तो रजनीकांत जैसा बहादुर भी सहम गया। हे भगवान, रानी पिचासनी बन गई। कहीं राजमहल गायब होने वाली सुंदर युक्तियों के पीछे इसी का तो हाथ नहीं है। तभी पिचासनी रानी कमरे से बाहर जाती देख पंचों का, वह बाहर जा रही है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए, मालूम करना चाहिए वह कहाँ क्या करती है। और रजनीकांत बिस्तर से उठकर दबे पाँव पीछा कर रहा था और सिर धीराने चलती हुई एक कमरे में पहुंची जहां उसकी छोटी बहन चंद्रमुखी कुछ दिनों के लिए आई हुई थी और सो रही थी। वो उप यह क्या करने जा रही है। और लेकिन अगले ही पल रजनीकांत ने देखा, बड़े बड़े भयभीत कर देने के लिए काफ़ी था। चंद्रमुखी पलंग पर सोई राजकुमारी की गर्दन बोतली ही गू गू गू। और जब चंद्रमुखी बिना चीखे चलाए बेहोश हो गई तो पिचासनी उसे बाहों में उठा लिया और बाहर ले चली। हे प्रभु, इस सच्चाई को यह भयानक सपना तो नहीं देख रहा। और जल्दी पिचासनी राजमहल से निकली और अनजानी राह पर चल पड़ी। आखिर ये अपनी बहन को कहाँ ले जा रही है। और चलते चलते हुआ जंगल में स्थित खंडर उसी हवेली के सामने जहाँ जिन रजनीकांत को बताया था पिचासों का डेरा है। वाह, अब यह कुछ माजरा समझ में आ रहा है। यह निश्चित रूप से अपनी रानी पिचासों को का साया है। अब मुझे उसी के अंदेशे पर कर रही है।
लेकिन अब मैं उन 50 को आखिर टक्कर कैसे लूँ? कहीं भीतर घुसने से 50 मुझे ही ना खा जाएं। वो तभी उस जिन की दी गोंठी का ध्यान आया और तभी उंगली निकाल कर हथेली पे घिसने लगा और तभी जिन मदद के लिए आया। पलक झपकते जिन प्रकट हुआ। मुझे क्यों याद किया? बोलो मित्र, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सुनिए जिन महाराज, इस हवेली में 50 रहते हैं। आप उन्हें मार कर रानी को और उसकी बहन को उठा लाइए। नहीं दोस्त, इस हवेली में अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इंसान नहीं हूँ, इसलिए भीतर घुसते ही भस्म हो जाऊंगा। ओह, तब क्या होगा? और रानी उसकी बहन 50 से कैसे मुक्ति मिलेगी? अब तो यह एक ही उपाय है। मेरी शक्ति हो किसी इंसान का शरीर, लेकिन इन 50 का मुकाबला किया जा सकता है। यदि ऐसी बात है तो मेरे शरीर में आ जाओ। जिन महाराज, हर कीमत पर अपने राज्य और 50 की ऐसी तो मिटाना चाहता हूँ, लेकिन यदि मैं तुम्हारे शरीर में आ गया तो फिर तुम्हारी अंगूठी की शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम कभी भी मुझे नहीं बुला पाओगे। साथ ही तुम्हें यह वादा भी करना होगा 50 के बाद तुम मुझे अपने शरीर से मुक्त कर दोगे। इसके लिए मैं तुम्हें यह अंगूठी उसी तालाब में फेंक देनी होगी जिसका पानी पीने से इंसान पत्थर का बन जाता। ठीक है, मैं अपना वादा करता हूँ, जैसे तुम कहा वैसे ही करूँगा। और जिन ने अपना हाथ ऊपर किया, उठाया और उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी, देने लगी। यह तलवार रजनीकांत को देते बोला, लो यह तलवार रखो, तुम इससे 50 को आसानी से निपट सकते हो। और तलवार देने के साथ वही जिन अदृश्य हो गया, रजनीकांत के शरीर में समर्थ हो गया, महसूस हो गया। अब अपने बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। यह तो परिवर्तन मेरे कारण है, महसूस कर रहे हो मित्र, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुका हूँ। अब हवेली के भीतर प्रविष्ट होते हैं। और रजनीकांत तुरंत ही हवेली के भीतर प्रविष्ट हो गया और तभी छत पर लटके चमगादड़ उसकी तरफ झपटे। सावधान रजनीकांत! और लेकिन इससे पहले रजनीकांत संभल चमगादड़ा को जमकर उसके मुंह मौत के मुंह में ले गया। बड़ी मुश्किल से रजनीकांत ने उन चमगादड़ों को अपने चेहरे और से अलग किया और उन्हें नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद रजनीकांत ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और सावधानी से के साथ आगे बढ़ने लगा। सिर दी उसे एक कमरे में धीमी रोशनी दिखाई दी। शायद वह रानी कमरे में है। और कमरे में दरवाजे पर पहुंचकर उसने भीतर झाँका तो एक भयंकर दृश्य दिखा। ओ, यह शायद 50 बुढ़िया सूर्यमुखी को 50 बना रही है। और भीतर कमरे में भूं धांचूं। और रजनीकांत को ने देर करना उचित न समझा और तुरंत ही प्रविष्ट हो गया। 50 बंद करो ये गिलौना हरकतें, चंद्रमुखी छोड़ दो और पीछे हट जाओ। और चंद्रकांत को एकाक सामने देख 50 बुरी तरह चौंक उठी और बूढ़ी 50 एक भयंकर कहका लगाया, तू लड़के, तू भी यहाँ से बच नहीं सकता। और बड़बड़ाने के साथ ही उसने तभी हाथ में रख दी और अपने सांप के स्थान पर खड़ा हो गया। हाँ, अब यह तुझे जलाकर भस्म कर देगी। और जिन ने उसके शरीर के भीतर मौजूद होने के कारण आग उसका कुछ ना बिगाड़ा और देखते देखते बुढ़िया पिचारने समय सभी चौंक पड़े। अरे, तभी खामोश खड़े रजनीकांत ने तलवार घुमाई और घूमते ही कमरे में बड़े हजारों जोरों से आंधी चलने लगी और आंधी 50 सभी कागज की तरह उड़कर छत दीवारों पर टकराने लगे, ठाक ठाक। और सिर दी उस बूढ़ी चुड़ैल के अलावा सभी दीवार आदि टकरा कर बेहोश हो गई। अब तेरी बारी है चुड़ैल, संभाल। नहीं नहीं नहीं। और अगले पल तलवार से नीचे निकली आग और लपटों में आगोश में, मैं मर गई। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा खेल खत्म हुआ। और देखते ही देखते बुढ़िया 50 आग के जलकर भस्म हो गई और 50 का जाल खत्म हो गया। और बेहोश होते ही नर 50 रानी समेत सभी होश में आकर अपने अपने असली रूप में आ गए। ओह राजा चंद्र जय हो, स्वामी। ओह रानी, हमारे राजा अमर रहे।
और रानी चंद्रमुखी अपनी छोटी बहन सूर्या को होश में आ चुका था। दीदी मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, सब क्या घुमात रहा है, यह एक बहुत खतरनाक कहानी है सूर्यमुखी, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर रानी चंद्रमुखी आखिरकार सारी कहानी सुना दी। और इसके बाद रजनीकांत रानी चंद्रमुखी के साथ सब को लेकर राजमहल में चल दिया और मार्ग में वह मायावी तालाब पड़ा और चंद्रकांत ने अंगूठी जिन की उसमें फेंक दी और अंगूठी पानी में गिरते ही न केवल जिन को उससे शरीर से मुक्त हो मिल गई, बल्कि तालाब हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से गायब होगा। चलो यह भी अच्छा हुआ, यह कोई इंसान पत्थर का ना नहीं बन सकेगा। और इस तरह 50 से राज्य मुक्त करवाने रजनीकांत आनंदपुर कार्य चलाने लगा। समाप्त होगी दोस्तों।